अनिका, 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 तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। डॉक्टर की ये शब्द सुनते ही अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उससे पहले मैं एक बात बता दूं, प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इम्पॉसिबल डॉक्टर, आपसे कुछ गलती हुई है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही मां बनकर। इतना दुख उन्हें अनिका की मां के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे, लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से थोड़ा बंजर सा लगने लगा था। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। बिन माँ की पली बड़ी अनिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी फिर से बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो तुम्हारी डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से शादी हुई थी। You know, कितने पावरफुल लोग हैं। मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगराज। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था हम लोग। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस से जहन्नुम बना दी। उन लोगों को अगर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उससे कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मैं कामिनी को और तुम्हारी मां मनीषा उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। आज तुम भी अपनी मां के साथ ही। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन सुबह गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, मेरा यकीन कर। ठीक उसी पल अचानक से अनिका के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे एक झटके में अपनी पीठ के बल गिरी। अनिका, मम्मा मम्मा मम्मा, प्लेन लैंड होने वाला है। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। मम्मा, क्या हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं मनाली? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हारे पापा नहीं मिले। कम ऑन मम्मा, हमारे तो टीचर सिखाते हैं कि सब बच्चों के मॉम एंड डैड होते हैं। तो क्या मैं गेमिंग वर्ल्ड से आई हूँ?
या फिर मैं किसी जादू करके हेड से बाहर निकली हूँ। आबरा का डाबरा, रिया बाहर आ जा। तो मनाली में मेरा भाई मिलेगा क्या? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम की कदकाठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की और उसका सामना कर रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी अंधेरे में उसके बेटे को लेकर भाग गया था। और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे बचाकर बेंगलुरु ले आई थी, जहां अनिका का इलाज भी हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फूला हुआ उसका शरीर अब एकदम ही से नॉर्मल हो चुका था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मनाली में तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते, और डालते भी क्यों नहीं। शिफॉन की साड़ी में अनिका किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। Excuse me, ma'am. Is there anything I can bring for you? हेलो पा। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधा घर आना। यहाँ पहुँचते ही तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने डिवोर्स पे इतनी खुशी नहीं हुई होती जितनी खुशी मुझे हो रही है आज। कैसे भी करके आज अपने डिवोर्स पेपर पे साइन करवा लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, आज मैं सुबह सुबह माता के दर्शन करके निकला हूँ और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी हर मनोकामना पूरी। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। अच्छा सुन, जब जब मैं उसको देखता हूं ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। आज मेरा मूड अच्छा है और दिन भी, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूं मैं। एक काम करता हूं, घूम के खड़ा हो जाता हूं। भले उसने तुझे नहीं देखा है, तेरे हाथ में जब ये बोर्ड देखेगी तो तेरे पास खुद ब खुद चली आएगी। सीधा कर ले बोर्ड को। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा और फिर देखता ही रह गया। कुणाल बिना वक्त गवाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि पहले की तरह कहीं कुणाल उसकी फिर से इंसल्ट ना कर दे, और इसीलिए अनिका सीधे कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। हाय मिस गॉर्जियस। अब लगता है मनाली में आप पहली बार आई हैं, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नज़र से अननोटिस होती। टैक्सी। टैक्सी की क्या जरूरत है?
आप कहिए, जहां कहिए वहां मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं अपनी कार से। इफ यू अरे ये छोटी सी गुड़िया कौन है? हाँ, लगता है ये आपकी छोटी बहन है। टैक्सी। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी। आप अपना नाम तो बता दीजिए। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। आप अनिका गुलेरिया को ही पिक करने आए हो ना? अरे वो उसको मैं टैक्सी में भेज दूंगा। एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ मेरी कार में चलिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा आप लोग। फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर, जाकर के देख मैडम किस होटल में रुकी। ध्यान रहे, हाँ, कोई भी तुझ पे शक ना करे। चल भाग, फटाफट भाग। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई। रुकिए। लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। होटल का प्रीमियम इंटीरियर्स और फर्नीचर्स, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट्स मनाली के इस शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। इस फ्लोर पे 2 ही रूम्स हैं। जी मैम, इस टॉप फ्लोर पे सिर्फ 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक रोहित मारवा सर का है। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। चेंज करो, मैं आ रही। हेलो अनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? कुणाल 2 घंटों से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? आ रही हूँ मैं। अनिका और उसके पिता गौतम के रिश्तों में दरार की वजह गौतम खुद था। 6 साल पहले गौतम ने अनिका से मुंह फेर लिया था और उसकी बेटी रिया को अपनाने से मना कर दिया था। इन 6 सालों में गौतम ने कभी भी अनिका को याद नहीं किया और आज उससे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बार बार कॉल किए जा रहे हैं। लेकिन डिवोर्स पेपर के साथ साथ गौतम अनिका से कुछ और भी चाहता था। लेकिन क्या? तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल रही होगी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। अब ये बताओ, एक्टिंग करने के लिए फोन किया या कोई नई बात बताने के लिए? अरे फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया था। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी आपसे करवाना चाहता है। इस वक्त तो मनाली में ही है। आप भी मनाली में? तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद ना कुछ और ही होता है। बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस और पता नहीं क्या क्या। हमें इनसे दूरी रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। वैसे एक बात बता दूं, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी काफी डैशिंग है। टॉल, डार्क, हैंडसम और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। और अगर लाइफ में थोड़ा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें क्या नुकसान है? रोहित का फोटो भेजो। अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। कि डॉक्टर अमृता के चेहरे को यहाँ कोई नहीं जानता। यहाँ मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ।
ठीक है, रोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख लेना। अनिका हंसते हुए फोन काट देती है, लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठकर उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी हो गई होगी। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? आप जाओ कमरे में और आराम करो या अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेल लो, ठीक है? सीधा कमरे में ही जाना, ओके? मम्मा लव्स यू एंड शी विल मिस यू अ लॉट। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी? तभी एक टॉल और हैंडसम आदमी होटल के टॉप फ्लोर के कॉरिडोर में तेजी से चलता हुआ आता है। ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। बेटा तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए रूम से बाहर मत निकला करो। मेरी बात सुनते क्यों नहीं आ रही? जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थीं और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आर्यन? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो अंदर। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। आर्यन के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने तुरंत सिक्योरिटी चीफ को फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अजनबी औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। जैसे ही उस लड़की को अनिका ने देखा, उसे याद आया कि वो लड़की उसकी बुआ की बेटी प्रीति है। अगले साल मिस हिमाचल बनोगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अभी भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, अनिका दी सबसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो आप लोग वोट करोगे ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। सो गाइस, आप वोटिंग के साथ तैयार हैं? तो बताओ मुझे कितने वोट? कामिनी, 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 कामिनी। बेचारी प्रीति, सारे वोट्स तो मुझे ही मिल गए और तुम हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार ही गई हो तो इसकी सजा तो मिलनी होगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी की फोटो तो मैंने इस जूस के ग्लास में डाल दी, तो बस तुम्हें अब इसे पीना है।
क्योंकि अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका दी आप? हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? हाँ यार, किसी फिल्म की हीरोइन जैसे लगने लगी है। Oh my God, she looks so sexy. जीत किसकी हुई है ये तो पक्का हो गया है, तो अब जो सजा तय करी थी वो पूरी कर ली जाए। चलो पी लो। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ आ गए। पापा, मम्मा देखो ना, ये अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती। मैंने तो बस इसे इतना कहा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया, और ये कहने लगी कि मैं तुमसे काफी खूबसूरत हूँ और तो तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे साथ। सबके सामने मेरी इज्जत थी पापा। बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए और कितना नाटक करोगी तुम? हमारे साथ अंदर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। 6 साल बाद अपनी बेटी से मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए वो सीधे मुद्दे की बात करना शुरू करते हैं। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हमें और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। मैं तो सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करने आई थी, ये दूसरे पेपर्स? दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ, ये चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को चाहती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। दरअसल तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद उसकी जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में तोहफे में दे दो। मैंने सारे कागजात तैयार करवा दिए हैं, बस तुम इन पे सिग्नेचर कर दो। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहलाने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली आने का? वैसे भी बिन ब्याही माँ बनकर जो समाज और तुमने हमारी इज्जत उछाली है, वो कुछ कम है क्या, जो अब अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वह मैं तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए, जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी। लेकिन तुम ये सब नहीं देख सकती हो क्योंकि तुम मुझसे बचपन से ही चलती हो। कौन किससे जलता है ना, इसका नमूना तुम बाहर देख चुकी हो। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता हुआ देख सब लोग गहरे शौक में थे। समझती क्या हो अपने आप को? वजन घटाया है तो जुबान लड़ाना भी सीख गई हो क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी
और हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी, दिखने में भी आगे और पढ़ने में भी आगे। कुछ ही सालों में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास कभी वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर एक और शर्त लगा ले। 2 घंटा इसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया। अनिका, कहाँ हो तुम? उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? छोटी बहन हो तुम मेरी। बस इतना कहूंगी कि ये कुणाल के पीछे पागलपन ठीक नहीं है। वो अच्छा लड़का नहीं है। जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है, और अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? वैसे किसके लिए बचा कर रखी है ये कंपनी? अपने यार के लिए? अनिका गुस्से में निकल गई। तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर चली गई। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। किसके लिए बचा कर रखी है कंपनी? लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। हेलो अंकल। आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया? एक्चुअली बस ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा बस यूं समझ लो, डूबती नाव में बस छेद पकड़ के बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अगर तुम चाहो तो अगली बार से तुम्हें भेज दूँ। नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिएगा। आखिर क्या है इस छोटी कंपनी में जो डोगरास हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए? पहले मेरे जरिए ये कंपनी हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई, और अब कामिनी के जरिए ये कंपनी पाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं करती? होटल की तरफ टैक्सी बढ़ ही रही थी कि तभी अनिका को याद आया कि उसने अपनी बेटी को एक प्रॉमिस किया था। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? मम्मा लव्स यू एंड शी विल मिस यू अ लॉट। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि उसने प्रॉमिस रिया को नहीं बल्कि रोहित मारवा के बेटे आर्यन को किया था। होटल पहुंचते ही अनिका की कार को सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया और वो अनिका का रास्ता रोक के खड़े हो गए। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। बैग चेक करो। अनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसके पास सिर्फ एक पर्स और चॉकलेट आइसक्रीम थी। यस सर, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me.
I will call the police right away. अनिका की गहरी काली आंखों को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया कि वो क्या कहने आया था। तभी दूसरी पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, परफेक्ट। पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस को बुलाओ। जस्ट परफेक्ट। What? मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। Excuse me, मैं कब तुम्हारे पास आई? And listen, इस आलीशान होटल के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने गेस्ट के साथ इस तरह बदतमीजी करो। I can sue you in the court, Mr. Rohit Marwa. You know, I knew it. तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ, ये होटल मेरा है। I'm sure तुम ये भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसलिए तुमने शायद प्लान बनाया होगा कि क्यों? Just stay away from my son. Right? दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आप ही की तरह काफी लड़कियां पहले भी कोशिश कर चुकी हैं, ये तरीका भी पहले अपना चुकी हैं, लेकिन जो मेरे भैया है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो किसी से मिलते ही नहीं है और ना ही उनसे या फिर आर्यन से कोई मिल सकता है, मेरे सिवा। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने आज की पार्टी एंजॉय की। कंग्रेचुलेशंस बेटा। आज कामिनी के बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हम तुम दोनों की शादी पक्की कर देंगे। ये क्या है? ये सिर्फ डिवोर्स पेपर्स है। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? नहीं हो सकती ये शादी। कंपनी के पेपर्स अगर नहीं मिले तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे और ना ही मैं। रखिए, चलो। तिलमिलाई अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई, पर रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। वांट मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करवाना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया। हेलो सैम। यस सर। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू सर? यस, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर अभी डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो वो मेल की लोकेशन कहाँ है। बस गिव मी सम टाइम। या सन। भैया जल्दी आइए, आर्यन को कुछ हो गया है। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया।
मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, फिर आज ही अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था? ब्रो, मैंने ना इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था और वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्रो, वो सामने वाली ब्यूटीफुल सी दीदी, उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। तुमसे कितनी बार कहा है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो वीडियो गेम्स खेलते रहते हो या फिर ये वाहियात वीडियोस देखते रहते हो। तुम्हारे भी सोने का वक्त हो गया, जाके सो जाओ। सनी की बात रोहित के दिल में शक गड़ा चुकी थी। क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर उस तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? एक तरफ आर्यन के मुंह से मम्मी सुनकर रोहित परेशान था और दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे, किससे मदद मांगे। इन 6 सालों में अनिका ने सारे गुमशुदा बच्चों की पूरी जानकारी इकट्ठा की हुई थी। अनिका उस इंसान तक पहुंचना चाहती थी जिसने उसके बेटे को हॉस्पिटल से किडनैप किया था, लेकिन कोई भी सुराग उसके हाथ नहीं लग रहा था। एक बार उसने बैंगलोर से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी, मगर छानबीन में पाया गया कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और ना कोई गवाह था जिससे ये साबित होता कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मैडम, जो बच्चा कभी जन्मा ही नहीं, वो गायब कैसे हो सकता है? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। हेलो पंकज, अनिका बोल रही हूँ। हाय अनिका, हाउ आर यू? अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था। प्लीज कुछ करो ना, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से ही इस केस से वाकिफ था। देखो अनिका, ऑफिशियली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि कहीं भी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये साबित हो कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी अनिका। अनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थीं। देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, मनाली में जितने भी बुरे काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वालों का हाथ होता ही होता है। डोगरा खानदान। पंकज के फोन रखने के बाद से अनिका गहरी सोच में डूब गई कि डोगरा खानदान से उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकाली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल डोगरा। हाय मिस गॉर्जस। रिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। देखो बेटा, मम्मी 2-3 घंटे में आ जाएगी। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो होटल के रूम सर्विस को कॉल कर देना। ओके? बाय बाय। रिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेली रहने की आदत थी। और सुनो, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने ही ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है, ठीक है? नहीं जाऊंगी। लव यू। बाय बाय।
अनिका जान चुकी थी कि जब उसने रोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी, तभी लिफ्ट मैन ने कहा, प्लीज कम इन मैडम। ना चाहते हुए भी अनिका को वही लिफ्ट में जाना पड़ा। अनिका सोच रही थी कि आखिर रोहित ने उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। आपने छोटा पागल किसको बोला? आपके होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? हमारी होटल मनाली की सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ना कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई थी। इनफैक्ट कुछ डाकू आए और मेरी आइसक्रीम लूट के चले गए। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू बोला? हाँ बोला, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैं अपनी बेटी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। क्या मतलब? वो चॉकलेट आइसक्रीम आप अपनी बेटी के लिए लाई थी? अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। मुझे लगता है हम इस लड़की के बारे में गलत सोच रहे थे। वो आइसक्रीम उसने अपनी बेटी के लिए मंगाई थी। नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। देखा नहीं जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें? होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। उसका एक्स हस्बैंड कुणाल डोगरा। कुणाल सुबह से वेटिंग एरिया में अनिका का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको देखते ही उसने बहाना बनाते हुए कहा, व्हाट अ सरप्राइज। देखिए ना, मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था और किसे पता था कि आप मिल जाएंगी। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे यहाँ पास में ना एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, तो क्या आप मेरे साथ कॉफी पे इफ यू चल सकती? अनिका ने हाँ कर दी। कुणाल को अपनी लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। That's great। लेकिन कितनी अजीब सी बात है ना कि हम लोग लगातार 2 दिन से मिल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते हैं अभी। अब वैसे हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी। प्लेजर टू मीट यू मिस रागिनी। और होटल में चेक इन के टाइम इसने अपना नाम अनिका गुलेरिया बताया था। भैया यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यन को ना इस लड़की से बच के रहना चाहिए। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। प्लीज कॉफी। अब वैसे मैं सोच रहा था कि आपकी जो छोटी बहन है उनमें और आप में काफी एज डिफरेंस लगता है। वो होंगी 6-7 साल की, आप 21-22। काफी जानकारी है आपको मेरे बारे में। हाँ मतलब वैसे कुछ जानकारी मैंने भी आपके बारे में इकट्ठा की हुई है। अच्छा जी। जैसे कि आप मैरिड हैं। इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, राइट? रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे आप ही ने कहा था ना कि मनाली में किसी से भी कुणाल डोगरा के बारे में पूछ लो तो वो मुझे आपके घर तक पहुंचा देगा। देखो रागिनी, सच ये है कि उस लड़की के साथ मैंने 2 मिनट से ज्यादा नहीं बिताए। शादी के फेरे लेते ही मैं दिल्ली चला गया था। फिर जब लौट करके आया तो उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर उसके बाद वो अपनी मौसी के साथ बेंगलोर चली गई। बस इतना ही? उसका बेटा कहाँ है? ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो।
कौन सा बेटा? तुम किस बेटे की बात कर रही हो? उसका बेटा, उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना, तो लड़का कहाँ है? कुणाल चौंका तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी अनिका बात घुमाते हुए बोली, ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे से दोस्ती नहीं कर सकती जो अपनी लाइफ की बातें मुझसे छुपाए। आई एम रियली सॉरी। रागिनी, मैं बताता हूँ। क्या आज अनिका को अपने खोए हुए बेटे के बारे में पता चल जाएगा? अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। एक बेटे को अपनी माँ के साथ देखकर अनिका को अपने खोए हुए बेटे की याद आ गई और वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लेकिन फिर अपने आंसुओं को छुपाने के लिए तुरंत अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। मुझे रागिनी को रोकना होगा। देखो रागिनी, मैं सच में नहीं जानता हूँ कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ पे है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अनिका के पापा गौतम ने उसे किडनैप किया है। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। मेरा यकीन करो। रागिनी, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? और तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती, और जब तक उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए ना, मैं दोस्ती नहीं करती। अब तो मिल गई, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तुम सब पीछे रहो, मैं आगे जाके दुश्मन का बंकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है। राहुल 1 to 1, तुम एयरबेस पे हमला करो। रेडी? 1 2 3। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मॉर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। अब एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। हमारे रूम के सामने ही ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं। 2401 छोटा पागल। हमेशा तुम्हारी वजह से ना गेम हार जाता है यार। ज्यादा से ज्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो किया करो ताकि तुम लोग भी कुछ सीख सको। हद है यार तुम लोगों की। हेलो छोटे पागल। मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें ये बात मेरे टीचर ने बताई क्या? अच्छा, तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है क्या? तुम स्कूल जाती हो? ऑफ कोर्स, हर बच्चा स्कूल जाता है। तुम नहीं जाते क्या? मैं स्कूल जाता था,
जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर डैड मुझे यहाँ लेकर आ गए। ये होटल डैड की है और अब हम इस होटल में ही रहते हैं और ट्यूशन टीचर भी यहीं आती है मुझे पढ़ाने। स्कूल नहीं जाते, होटल को अपना घर बना रखा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर मैं, मेरे डैड और मेरे चाचू रहते हैं। अच्छा, तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, इसलिए आर्यन ने बिना वक्त गवाए तुरंत हाँ कर दी। हाँ, मेरा नाम रिया है। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही रहती हूँ। मेरी मम्मा और मैं तुम्हारे होटल में गेस्ट हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। मगर कैसे? मेरे डैड मुझे अकेले बाहर नहीं आने देंगे। तुम बच्चे हो क्या? हाँ, मैं मम्मा को बोल देती हूँ कि मुझे पिज्जा खाना है, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। और जब मम्मा आएगी तब तुम भी उनसे मिल लेना। ओके? अब मैं रखती हूँ फोन और 15 मिनट के बाद नीचे लॉबी में आ जाना। बाय। पर हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, तुम ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आओ। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। ओके बाय। और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। I want to eat pizza, come fast. दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। सनी अब भी कानों में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था कि अगर रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखते ही आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। आर्यन की नजर सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। एक माह होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। I'm so sorry, मम्मा is late, no? और ये क्या बदमाशी है रूम से बाहर आने की? अनिका अपने रूम का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। रूम के अंदर रिया थी, लेकिन इससे पहले कि अनिका रूम खोल पाती, उसकी नजर रिया के मैसेज पर पड़ी। I'm so sorry. भूख लगी होगी ना तुम्हें? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ओके चलो। जब से आर्यन अनिका से मिला था वो बस उसे ही देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसा ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हों कि माँ तुम कहाँ थी? अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखी जा रही है उसको। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अनिका को जोर से पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था,
मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुके होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। रोहित बस अनिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ। उसने पलटकर रोहित की तरफ देखा तो पाया कि रोहित उसे ही देखे जा रहा था। सर, रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल ना मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल ना होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकालकर चेक किया तो देखा कि अनिका अब भी वहीं खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया। तुम फिर बाहर निकल आए? तुम्हें कितनी बार मना किया रूम से बाहर निकलने के लिए? तुम अपने डैड की बात सुनते क्यों नहीं हो? डैड, ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ नहीं लिया। रोहित गुमसुम और चुपचाप रहने वाले आर्यन का ऐसा मस्ती भरा रूप देखकर हो गया था हैरान। दूसरी ओर अनिका भी मस्ती करने वाली रिया को इस तरह गुमसुम देखकर हो गई थी परेशान। बच्चों की अदला बदली से अनिका और रोहित आखिर कब तक रहेंगे अनजान? डैड मिल गई, डैड मिल गई, डैड मिल गई। आखिर आर्यन को हो क्या है? इससे पहले तो इसने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। डैड मिल गई, डैड मिल गई, ये डैड मिल गई। क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, आज तो मैं बहुत ही ठीक हूँ डैड। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज हो क्या गया था? इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। बेटा, रूम में चलें? तुम्हारे खाने का टाइम हो गया ना? तुम्हें भूख भी लगी होगी? हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है। आज तो मुझे पिज्जा खाना है डैड। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज की डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। हाँ शेफ, हमारे होटल का बेस्ट पिज्जा रेडी करो, या हम लोग नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना? कहाँ होगा उसका बेटा? चलो, गेम टाइम ओवर। टैब लाओ। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया ना तो गेम खेल रही थी ना तो कुछ बोल रही थी। वो बस अनिका को देखे जा रही थी। चलो, आज टेबल मैं चूज करूंगी। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहाँ से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखाई दे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था, ये वाला जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। नहीं नहीं, आप यहाँ मत बैठिए, वहाँ बैठिए। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। ये पिज्जा! रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोर्क और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला।
एक तरफ रोहित को लग रहा था कि आर्यन के दिमाग पर जरूर किसी बात का असर हुआ है, तो दूसरी ओर अनिका रिया के टेबल मैनर्स को देखकर इम्प्रेस हो रही थी। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि जिसे वो रिया समझ रही थी वो दरअसल रोहित का बेटा आर्यन है। अचानक अनिका की नजर रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थीं, इसलिए अनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? ये देखो, ये सारा दिन ना गेम खेल खेल के ही होता है। Why don't you listen to your mom? Mom, I will listen to you. हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। Is everything all right? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये आंखें इतनी थकी थकी सी क्यों है? इतनी छोटी सी हो गई हैं। और आज इतनी चुप से क्यों हो? I am fine. In fact, आज मैं बहुत खुश हूँ, मॉम। Can I call you, mom? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। तुम मम्मा बोलो या मॉम बोलो, हूँ तो मैं तुम्हारी माँ। सचमुच? I love you, mom. मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? आप इतने साल से थे कहाँ? ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोच रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है, वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। मैंने ना इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था, और वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। उस सामने वाली ब्यूटीफुल सी दीदी, उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया। मारवा ग्रुप की 22 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थीं। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ 1 सेकंड में फीकी लगने लगी थी। फिलहाल उसके लिए दौलत और शोहरत कोई मायने नहीं रखती थी, मायने रखता था तो बस आर्यन। रोहित आर्यन से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज अनिका के कारण उसे आर्यन को खोने का डर सता रहा था। रिया अब पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुन कर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब, टोन्ड मसल्स उसके टक्सीडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबाकर कहा, मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो आप। मुझे एक हाथ में उठा के घुमाओ ना, बहुत हो जाएगा। करो करो करो। नहीं, पहले मैं खाऊंगी फिर मुझे घुमाना, ओके? आर्यन की कमजोर मानसिकता समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देखो बेटा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आपका जो मन में आए वो करो, लेकिन आपको ना मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। वो जो शातिर औरत है ना जो 2402 में रहती है, बस उसकी बात मत सुन, ओके? आप ऐसे वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? आप भूलिए मत, वो मेरी मम्मा है। मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। लगता नहीं, अब मेरा फ्रेंड आएगा। और हाँ, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मेरी मम्मा को सॉरी नहीं बोलोगे। बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, बेटा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवरनाइट बदलाव उससे हजम नहीं हो रहा था। मुझे वॉशरूम जाना है। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। आप जानते हैं ना,
ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। रोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल मारवास की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। हेलो रोहित, हाउ आर यू? डॉक्टर, आई गेस आर्यन नीड्स अ इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल में किसी गेस्ट को अपनी मॉम समझने लगा है और वो रिलैक्स रोहित, नो नीड टू पैनिक, इट्स नॉर्मल। यूजुअली इस उम्र में बिना माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे तो अपनी मरी हुई माँ से बातें भी करते हैं। इट्स जस्ट अ पासिंग फेज। फिर भी अगर सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग रहे तो लेट मी नो एंड आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फॉर यू। ओके ओके डॉक्टर, थैंक यू। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचाना। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो मेरे बेटे के साथ ऐसा? देखिए, आई थिंक आपको कोई ना गलतफहमी हुई कितने है। पैसे चाहिए तुम्हें? जितने तुमने सोचे नहीं होगे उससे कहीं ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमसे दूर रहो। बस हाँ, अब इसके आगे कुछ मत बोलना। क्या ना बोलूं? तुमने मेरे बेटे की हालत देखी है? और आप मेरी बेटी के सामने जो बकवास कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ रिया, आपने अभी मेरी बेटी को देखा जो अभी मेरे साथ आई थी, वो ब्लैक कलर का? आपने देखा अभी एक छोटी सी लड़की आई थी जी मेरे साथ में एक छोटी सी, वो कहाँ चली गई? आपने रोहित समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वहाँ आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। अरे तुम बाहर कब गए? मुस्कुराना बंद करो, बताओ मुझे तुम बाहर कब गए? अगर भैया ने तुम्हें देख लिया होगा ना, तुम्हारे साथ जो होगा मैं दो बैठूंगा। और अगर मेरा फोन मुझसे छिन गया ना तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। डैड ने मुझे नहीं देखा, मैं सीधे से फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, फिर लिफ्ट से सीधा यहाँ। पर तुम गए कहाँ थे? पिज्जा खाने। हाँ हेलो मम्मा, मम्मा मैं वॉशरूम में हूँ। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। रिया, डरा दिया तूने। सारा दिन तू इतनी वेल बिहेव थी और होटल में आती तेरी शैतानी शुरू। आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था मम्मा। ठीक है, फिर ले जाऊंगी, पर ऐसा मत करना। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ बोलो। हेलो भैया, ये आर्यन कहीं से पिज्जा खाकर आया है। हाँ, मैं उसे अपने साथ ले गया था। 1 मिनट, आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? हाँ। ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ। ओके। इससे पहले कि आर्यन अनिका को पूरी तरह से अपनी मां मान बैठे, मुझे कुछ करना होगा।
रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। मम्मा, कितना अच्छा होगा ना जब आप और डैड दोनों साथ रहोगे, है ना? अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने मम्मा को डिस्टर्ब न करने का सोच के उसे हक कर लिया। अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहाँ आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी। खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके साथ थी मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाजों के बीच आर्यन की आंखें खुली। बीती रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी, और क्यों ना हो, आर्यन ने जिंदगी में पहली बार माँ का स्पर्श महसूस किया था। तुम मम्मा बोलो या मॉम बोलो, हूँ तो मैं तुम्हारी माँ। सचमुच? I love you, मॉम। मगर उसे पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थीं, उसका ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर था। गुड मॉर्निंग डैड। रोहित की नजर अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसे हो गया था। गुड मॉर्निंग बेटा, ब्रेकफास्ट के लिए चलें? डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था। ऑरेंज जूस, ब्रेड टोस्ट, बटर और सैलेड। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। दूसरी तरफ कामिनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, अनिका की सौतेली बहन कामिनी अपने होने वाले मंगेतर कुणाल का अपनी कार से तेजी से पीछा कर रही थी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? ये हो सकती है शादी। कंपनी के पेपर्स अगर नहीं मिले तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, और ना ही मैं। कामिनी को लग रहा था कि क्योंकि अनिका ने अपनी कंपनी के पेपर्स उसके नाम नहीं किए थे, इसलिए उस बात को लेकर कुणाल अब तक नाराज है। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि कुणाल किस मकसद से अपने घर से निकला है। ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामिनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। उसने देखा कुणाल वैले पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई
उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी और उसने कुणाल का पीछा करने का मन बना लिया। कामिनी जानना चाहती थी कि आखिर कुणाल इस होटल में क्या कर रहा है। 4th फ्लोर का कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। हील्स की आवाज सुनकर कुणाल चौकन्ना हो गया और वो झट से मुड़ा। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मेरे दोस्त लोग आज 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। फाइन। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें किसी भी तरीके की कमी हो। जी। और भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दरअसल मैं चाहता हूँ कि ये पूरे हॉल को आप फूलों से सजा देना, और वहां पे ना मुझे एक स्पॉटलाइट चाहिए और एक फॉलो लाइट चाहिए मुझे, जो मुझे फॉलो करे, ताकि जब मैं उस एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, जब मैं इस दरवाजे से अंदर आऊंगा ना जी, तो मेरे हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूँ कि वो स्पॉटलाइट मुझे उसी वक्त फॉलो करे, ताकि जब मैं उस लड़की के पास जाऊं तो इस हॉल की सारी लाइटें उसी वक्त ऑन हो जानी चाहिए। एंड मेक श्योर, मैंने एक गाना सेलेक्ट किया है, डीजे वाले को बोल के वो गाना उसी वक्त बजवा देना। नोटेड। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता न चल जाए। वो वहाँ से भाग निकली। क्या हुआ मैडम? मैडम, अरे मैडम क्या हुआ? आवाज सुनकर कुणाल और बॉलरूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सर, एक मैडम थी यहाँ दरवाजे से लेके खड़ी थी, हाथ में उनका सैंडल था। मैंने पूछा क्या हुआ मैडम, तो भाग गई। शायद गलत फ्लोर पे आ गई होगी। नहीं, हमारी शक्ल देख करके डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ सर करूंगा। देखो, अगर काम करोगे तो। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। 2000 रुपए हुए तुम्हारे, रखो। काम नहीं पूछोगे क्या है? क्या है? कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला और रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। ये लड़की इसी होटल में रुकी हुई है। अब तुम्हें ये पता करना है कि इसका रूम नंबर क्या है। हो जाएगा सर। गुड। और फिर जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद एक छोटा सा काम और कर देना। ये लेटर उसको दे देना। दे दूंगा सर, आप टेंशन मत लो। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पाँव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। कामिनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रखकर बैठी थी। कामिनी को शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के हॉल रूम में पहुंचा। ये मैसेज पढ़कर मानो कामिनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम वो कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामिनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामिनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामिनी ने सोचा, अगर आज के दिन अनिका की कंपनी में कुणाल को तोहफे में दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद कर रही थी। ये पेज फिनिश करो, मैं आ रही हूँ। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, हेलो। सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए, कीमत जो तुम चाहो।
तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार हूं मैं। देखो, मैं उतना कमा लेती हूँ जिसमें मैं और मेरी बेटी खुश रह सकें। उससे ज्यादा ना मेरी ख्वाहिश है और ना ही मेरी जरूरत। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कंपनी नाम मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना कि कुणाल मुझसे कितना प्यार करता है। हिम्मत है तो आ जाना। और एक बात और अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। और अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। पर क्या बात हो सकती थी वो? अनिका ने सोचा, क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी, या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी, या फिर उसके खोए हुए बेटे की? अनिका के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोरबेल बजी। मैं खोलूंगी। रूम सर्विस मैम। रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मैडम, इट्स डन। ये तो वही मैडम है जिसको लेटर देना है। अनिका ने अपने पर्स से 100 की नोट निकाली और मनोज के हाथ में थमा दी। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। अनिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में लिखा था, डियर रागिनी, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल के बॉलरूम में। लेटर की लिखावट पर से अनिका ये समझ गई थी कि ये हरकत कुणाल की थी। बस अनिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामिनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहाँ क्यों बुलाया था। और अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। तभी अनिका को ख्याल आया कि रूम सर्विस वाला आखिर कुणाल को कैसे जानता है। उससे बात करने के लिए वो तुरंत अपने रूम से बाहर आई, लेकिन मनोज उसे नहीं मिला। रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का IT हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद रोहित सैम को फोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मैरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मिस्टर मारवा, आई थिंक आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मैरी कई बार रोहित को ये बात बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी ये बात सुनता वो बात टालने की कोशिश करता। रोहित को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। प्लीज हैव अ सीट। आप बताइए क्या हुआ? Mr. Marva, I don't know how should I explain this to you. Aryan is bad in every subject. अगर कोई बच्चा एक तो सब्जेक्ट में वीक होता तो मैं समझ सकती, लेकिन वो हर सब्जेक्ट में 0 है। EVS जो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है वो उसे बोरिंग लगता है। बाकी सभी सब्जेक्ट उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। होमवर्क वो करता नहीं है और ट्यूशंस में वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वो चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए। देखिए टीचर, अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी सैलरी डबल कर दूंगा। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आर्यन को ट्यूशन दे सकती हैं? आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की IQ ठीक नहीं कर सकती। टीचर, मिस्टर मारवा, Aryan is a special child and he needs special attention. I hope you understand. हाँ सर, बोलो। सर मैंने मेल की लोकेशन ट्रैक किया है और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है सर, डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए हमें मेल भेजा है वो मनाली का ही है। एंड गेस व्हाट सर, इस वक्त डॉक्टर अमृता आपके ही होटल पैराडाइज में है। रोहित मारवा की दादी काफी समय से बीमार थी। रोहित जानता था कि उसकी दादी को डॉक्टर अमृता ही ठीक कर सकती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी
उसे डॉक्टर अमृता का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। आखिर रोहित इस बात से कब तक बेखबर रहेगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? हाँ सर बोलो, डॉक्टर अमृता के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने मेल की लोकेशन ट्रैक की है। बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इस वक्त डॉक्टर अमृता आप ही के होटल पैराडाइज में है। हेलो, सिस्टम में चेक करके बताओ कि डॉक्टर अमृता ने हमारे होटल में चेक इन किया है। मैं नीचे आ रहा हूँ, हमें उसे ढूंढना है। दिस इज अर्जेंट। मैं जानता हूँ कि वो इसी होटल में है। अनिका बॉल रूम में जैसे ही एंटर हुई, सब उसे देखते ही रह गए। अनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। बेचारी अनिका ने बिना किसी कसूर के काफी लड़कियों की दुश्मनी मोल ली थी। सारे लड़के जिस तरह अनिका को देख रहे थे, उसे काफी ऑकवर्ड फील हुआ। लेकिन फिर अनिका को याद आया कि वो बॉल रूम एक मकसद से आई है, कामिनी और कुणाल से मिलने। ये लेटर उसको दे देना। डियर रागिनी, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। आप हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल के बॉल रूम में। तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम, शाम 6 बजे। 6 साल पहले अनिका ने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उसी रात उसके बेटे को किसी ने उससे अलग कर दिया था। क्या सचमुच कामिनी अनिका के अतीत के बारे में, उसके खोए हुए बेटे के बारे में कुछ जानती है? और कामिनी के साथ साथ कुणाल ने अनिका को बॉल रूम में क्यों बुलाया था? भावना, यस सर। डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? सर, डॉक्टर अमृता इज नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन ही नहीं किया। व्हाट? हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त इसी होटल में मौजूद है। आई वांट टू मीट हर। चेक अगेन, इट्स अर्जेंट। सर, हो सकता है डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो, पर हमारे होटल में खाना खाने या कॉफी पीने आई हो। ये सुनते ही रोहित रेस्टोरेंट की ओर मुड़ गया। रेस्टोरेंट में एंटर होते ही रोहित सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी ये थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था, ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। इसलिए रोहित ने पास बैठी हुई लेडी से पूछा, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अमृता? नो। सॉरी। बॉल रूम में लगभग हर लड़का अनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई नंबर मांगता है। अनिका सबसे बस एक ही चीज कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहां कामिनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। गले में हीरों का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टडेड झुमके। भारत की ज्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना कामिनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। कामिनी को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? कोई हमें भी तो बताए ये पार्टी किस खुशी में है। ये सुनकर कामिनी के गाल लाल हो गए। वो चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा सकती थी। थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक एंजॉय द पार्टी। वैसे तो कामिनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वो जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर खड़ी हो गई। अनिका समझ गई कि कामिनी चाहती है कि वो उसके पास जाए। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। अनिका की खूबसूरती कामिनी की आंखों में चुभने लगी थी। अनिका कामिनी से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामिनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। सच बताओ अनिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? वह मैं तुम्हारा। देखो कामिनी, मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ पर आई हूँ। तुम ही ने कहा था ना कि तुम मेरे अतीत के बारे में कुछ बताओगी। मैं अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ है तो बता दो। और कितना दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। ऑलरेडी एक नाजायज औलाद लेकर घूम रही हो और दूसरे का पता पूछ रही हो, और मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। उस समय इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी कुंवारी माँ बन गई, और अगर उस वक्त ऐसी लगती तो ना जाने क्या करती। वैसे अच्छा ही किया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। क्या मतलब है? क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें कुछ इंजेक्शंस दिए थे, जिसके कारण तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था।
और उस वक्त तुम इतनी मोटी और बदसूरत हो गई थी। ये बात सुनकर अनिका को एक पल ऐसा लगा कि कामिनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामिनी को मजा आने लगा था। वैसे मानना पड़ेगा कि माँ के इंजेक्शंस ने तुम्हारा शरीर तो बदल दिया, लेकिन तुम्हारा मन ना बदल पाई। उस वक्त इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद भी ना जाने किस आवारा के साथ रात बिताई होगी तुमने। छी, मुझे तो तुम्हें सौतेली बहन कहने पर भी शर्म आ रही है। चली जाओ यहाँ से। और हाँ, कुणाल के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करती गई क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। कामिनी प्लीज। गॉड, यू स्टूपिड! स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे पता है कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का। चली जाओ यहाँ से। गेट आउट! I said get out! कामिनी, इट्स ओके, चलो तुम्हारी ड्रेस क्लीन करते हैं। अनिका को अपने बेटे तक पहुंचना था, इसलिए वो कामिनी की बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। दूसरी ओर डॉक्टर अमृता को ढूंढते हुए रोहित परेशान होने लगा था कि तभी एक वेटर ने उससे कहा, फोर्थ फ्लोर पे बॉलरूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है। शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट है। अरे सिर्फ गुनगुनाते ही रहोगे या बताओगे भी बात क्या है? एक्चुअली आज मैं अपने दिल की बात किसी लड़की को कहने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत पड़ेगी। अरे जो भी कहना चाहते हो जरा खुल के बताओ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। अरे जो गुनगुना रहे थे कब से कब गा के सुना दो। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। आया हूँ लेके जज्बात अपने संग, देखा है तुझको बस अपने ही संग, दुनिया को छोड़ के मैं आया तेरे लिए, सच तो यही है कि मैं बना तेरे लिए। देख वो कुणाल तेरे लिए कितना अच्छा गाना गा रहा है। अब ड्रामा बंद कर और अंदर चल। क्या तुम मेरा साथ दोगी क्या, क्या तुम मेरी रहोगी क्या, क्या तुम मेरी। कामिनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो ना रा 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 रा, ओ हो हो। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, आज तक मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? कुणाल! कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये सब इस लड़की के लिए किया है। तुम कर जाओ, बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। तुम ये सब मेरे साथ नहीं कर सकते हो कुणाल। इस लड़के के लिए तुमने मेरा दिल दुखाया। तुमने इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल तोड़ा। शराब कामिनी, क्या क्या बोले जा रही हो रागिनी के बारे में? रागिनी?
कौन रागिनी? पागल हो गए हो क्या? ये रागिनी नहीं है, ये अनिका है, जिसे तुमने कुछ दिन पहले तलाक दिया है। हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी, अनिका, अनिका गुलेरिया। कामिनी ठीक कह रही है। मजाक बना के रखा है इसने मेरा और कुणाल का सबके सामने। लेकिन अब तमाशा तुम्हारा बनेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगी। होटल पैराडाइज में बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तो तुम पोते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर में बोलने वाले? ये है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। यस सर। सर काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है और शायद डॉक्टर अमृता का फोन स्विच ऑफ हो गया है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा और वो बॉलरूम से जाने लगा। लेकिन फिर रोहित ने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो डॉक्टर अमृता को ढूंढ कर रहेगा। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? एक्सक्यूज मी। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी की टीम हार रही थी। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम लोग मुझे बस फॉलो करो। चलो चलो सब फॉलो करो, चलो चलो चलो। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं, कंप्यूटर खेल रहा हो। चलो 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 चलो। यस यस यस। सनी, जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज? If you want to meet me, you have to come to Manali. मनाली? ये मनाली में रहती है क्या? आप मजाक तो नहीं कर रही? I stay in मनाली too. सनी को आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। Okay, come to Hotel Paradise International. पैराडाइज? क्या हम प्लीज मिल सकते हैं? आज तक आपको किसी ने नहीं देखा। कम से कम प्लीज एक पिक तो भेज दीजिए। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा, वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। गुरुदेव। चाचू आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दीजिए। चाचू मत कहिए सर, चाचू मत कहिए। आप कौन हैं और हम मनुष्यों के बीच में क्या कर रहे हैं? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। चाचू मैंने ऐसा क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान गया गुरु, मान गया। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? इसका राज आज पता चल गया। आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? आपको लोगों से मिलना क्यों नहीं पसंद है?
हमेशा इस रूम की चार दीवारी में क्यों कैद रहते हो? आज इस मूर्ख बालक को सब पता चल गया गुरु। मैं समझ सकता हूँ, इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए ना, तो इस पढ़ाई से तो नहीं हो सकता। बाकी तो मैं सब समझ गया गुरु, मगर ये बताओ, ये सब तुम करते कब हो? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। टॉप सीक्रेट है ना? मैं वादा करता हूँ आपका ये टॉप सीक्रेट ही रहेगा। स्वीट एंजल।